जय हिंद। सभी कृषि योद्धाओं का एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इरिगेशंस के लेक्चर नंबर 4 यानी कि हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में ड्रेनेज के बारे में, यानी कि जल निकास। जल निकास क्या होता है कि जब भी खेत में सतह के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी भर जाता है उसे कृत्रिम रूप से हम कैसे बाहर निकालते हैं, उसी विधि को हम जल निकास कहते हैं। इस लेक्चर में हम पूर्ण पढ़ेंगे कि जल निकास क्या है, जल निकास के कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या जल निकास के लाभ होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इरिगेशंस का लास्ट लेक्चर है, अच्छे से देखना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने पहले ऐड किया है और थोड़ा ट्रेंडिंग में पॉइंट चल रहा है कि बायो ड्रेनेज के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। तो याद रखना, आपने सफ़ेदा देखा होगा या यूकेलिप्टस देखा होगा, उनका प्रयोग है वो बायो ड्रेनेज के रूप में किया जाता है। जब भी मैं आगे ये ड्रेनेज के मेथड्स पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा कि सफ़ेदा कैसे काम में लेते हैं बायो ड्रेनेज के रूप में, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि जितनी भी जो काली कपासी मृदाएं होती है उनके ड्रेनेज के लिए एक मेथड्स यूज होता है जिसे BBF कहते हैं, यानी कि मतलब ब्रॉड बेड फ्लो मेथड्स कहते हैं। वो विधि होती है जो मोस्टली सोयाबीन और मूंगफली में काम लेते हैं। एक आपको पूछा जाता है कि वर्टिकल ड्रेनेज क्या होता है। तो वर्टिकल ड्रेनेज चाय और कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उनमें कुएं खोद दिए जाते हैं। आप सपोज़ करो कि मान लो कि भाई बागान लगा दिए, ऐसे तो है नहीं कि ये बागान होते हैं हमेशा, मतलब हर बार चेंज होते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई एक फिक्स बाग लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसा कुआं खोद देते हैं जिसमें जो भी पानी भरता है तो वो उसमें अंदर चला जाता है और उसी पानी को वापस हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वो मतलब डिसएडवांटेज क्या है ड्रेनेज की हानि क्या है, ड्रेनेज क्यों करना चाहिए। तो उनके लिए देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मृदा में वायु संचार का अवरोध हो जाता है। जब भाई आप फसल का उत्पादन अधिक लेना चाहते हैं तो मृदा में वायु है, जल है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, ये प्रॉपर रूप से जब तक सॉइल में नहीं होगी तब तक सॉइल आपकी प्रोडक्टिव नहीं होगी। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि प्रोडक्टिव सॉइल के लिए एक एयर बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब मृदा के अंदर एयर नहीं जाएगा तो उस कंडीशंस में आपका सॉइल प्रोडक्टिव सॉइल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हानिकारक लवणों का जमाव हो जाता है। जब सॉयल की सरफेस के ऊपर पानी भरा रहता है तो उस कंडीशंस में लवण होते हैं वो ऊपर जम जाते हैं। कुछ ऐसा पानी होता है जो लवणीय पानी होता है जिसकी वजह से लवण ऊपर जम जाते हैं। मृदा का तापमान कम हो जाता है। कंटिन्यू जब पानी मृदा की सतह पर भरा होता है तो उस कंडीशन में मृदा का तापमान कम हो जाता है। जितने भी जो लाभदायक जीवाणु होती है उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं और जड़ों का पूर्ण विकास नहीं होता है। जड़ें देखो भाई, प्रॉपर रूप से जब एयर नहीं मिलेगा तो क्या जड़ों का विकास पूर्ण होगा? नहीं। उसके बाद में अब कहा था कि टीलेज प्रभावित होता है। जब पानी भरा रहता है सरफेस के ऊपर तो जब आप टीलेज करते हो तो उसमें बहुत सारे ढेले वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, तो टीलेज भी उससे प्रभावित होता है। 100% रंध्रावकाश जल से भर जाता है क्योंकि पूरी सरफेस के ऊपर पानी भरा रहेगा तो रंध्रावकाश बिल्कुल खाली नहीं रहेगा और रंध्रावकाश पूरा पानी से भर जाएगा, ठीक है। तो उसी में स्टार्टिंग पॉइंट था कि मृदा संचार अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कॉपर जिंक की कमी हो जाती है। जब मृदा की सतह पर पानी भर जाता है तो उस कंडीशंस में कॉपर और जिंक की कमी हो जाती है और फेरस और मैग्नीज होता है वो अपना विषैलापन मतलब प्रकट करने लग जाते हैं या विषाक्तता हो जाती है और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। अगर ये कंडीशंस होती, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती हैं कि मतलब आपकी सॉयल्स में कॉपर और जिंक की कमी है तो आपकी सॉयल का उत्पादन उतना आपको नहीं मिल पाता है जो जिस सॉयल्स में कॉपर और जिंक की अवेलेबिलिटी होती है। आपने पढ़ा होगा कि भारतीय सॉइल के अंदर जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है। उनकी वजह से ही भारत के मतलब सारी सॉइल्स का नहीं कहता हूँ लेकिन 47% के समथिंग ऐसी सॉइल्स हैं जिसमें जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आप देखते हो कि भारत की
बहुत सारी ऐसी मृदाएं हैं जिनका उत्पादन कम होता है, तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कॉपर और जिंक की कमी हो जाती है। फेरस मैग्नीज की विषाक्तता बढ़ जाती है और फास्फोरस की है उपलब्धता बढ़ जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि किन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, कौन सी फसलें हैं वो ड्रेनेज के लिए संवेदनशील हैं। तो सबसे पहले है तिल, कपास, मक्का, जितनी भी जो लोग लेग्यूम क्रॉप हैं, दलहनी फसल, इनमें जब जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो जड़ के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए दलहनी फसलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ड्रेनेज, ठीक है। इन फसलों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और मोस्टली मैं बात करूँ तो मक्के में इसका सबसे ज़्यादा संवेदनशील फसल मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ कि ड्रेनेज की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, ठीक है, जल निकास की प्रणाली। तो बेसिकली मैंने यहाँ जो प्रणालियाँ ऐड की हैं वो आपकी आर्टिफिशियल मेथड्स को ही डिस्कस किया गया है, जिसमें आपका सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज आता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्राकृतिक प्रणाली होती है, उनमें क्या करते हैं, जो समांतर या रैंडम नालियाँ बना दी जाती हैं, कटआउट नालियाँ बना दी जाती हैं, जिससे पानी निकाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली आती है, मैंने यहाँ ऐड नहीं की है, आप याद रखना कि एक आपकी प्रणाली आती है जिसे हेरिंगबोन प्रणाली कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो खेत में जब पानी भर जाता है तो जो खेत की मुख्य नाली होती है उसी के माध्यम से जब हम खेत से पानी बाहर निकालते हैं, उस मेथड्स को हेरिंगबोन प्रणाली कहते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रणाली में वेंडिंग एवं क्रॉस स्लोप नालियों से पानी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रणाली बन जाती है। एक इसे आती है गैडीरोन सिस्टम कहते हैं, जब खेत की निचली सतह से पानी को बाहर निकालते हैं उसे गैडीरोन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सो अब हमें मेनली बात करना है कि मैंने पहले आपको बताया था कि बायो ड्रेनेज के लिए आपके सफ़ेदे का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें से मतलब जो सफ़ेदा होता है उनकी नालियाँ बनाने में या फिर ऐसे कुछ मेथड्स बीच बीच में कुछ जगह जगह पर सफ़ेदे के पेड़ वगैरह होते हैं या फिर अलग अलग नालियाँ बना दी जाती हैं। उनमें प्राकृतिक रूप से तो आप खुद समझते हैं भाई, रैंडम नालियाँ बना दी जाती है, कटआउट नालियाँ बना दी जाती हैं, उनमें यूकेलिप्टस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बायो ड्रेनेज के रूप में यूकेलिप्टस या सफ़ेदे का प्रयोग किया जाता है। सो हम आते हैं फाइनली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स माने जाते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरफेस ड्रेनेज के बारे में। तो सरफेस ड्रेनेज को मैंने दो पार्टों में यहाँ डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका अस्थायी और सेकंड आता है स्थायी। तो अस्थायी में आपको ध्यान रखना कि जितनी भी जो कटआउट वाली नालियाँ बनती हैं जिससे अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, वो आपका अस्थायी नालियाँ होती है। और स्थायी नालियों में आपकी समांतर नालियाँ, रैंडम नालियाँ, बेंडिंग और क्रॉस स्लेप नालियाँ होती हैं। ध्यान ये रखना है कि अस्थायी नालियाँ होती है जो पक्की आप समझो भाई, कच्ची जो नालियाँ होती है उन्हें अस्थायी मान लेना, और जितनी भी जो पक्की नाली बनाते हैं हम, उन्हें आप स्थायी मान लेना। यानी कि परमानेंट होती हैं, वो बार बार में उससे हम हटा नहीं सकते। मैं आपको आगे फोटो के माध्यम से समझा दूंगा। पृष्ठीय आप समझते हैं, मैंने आपको इरिगेशंस के मेथड्स पढ़ाए थे, उसमें सरफेस और सब सरफेस दो मेथड्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो आप समझो, जब सरफेस मेथड्स मैंने पढ़ाया तो यही बताया कि ज़मीन की जब सरफेस होती है, मतलब भूमि की सतह पर जो पानी देते हैं उन्हें ही हम सरफेस इरिगेशंस कहते हैं। लेकिन यहाँ बात करता हूँ मैं सरफेस ड्रेनेज के बारे में। तो सरफेस ड्रेनेज का मतलब होता है जब हम भूमि की सतह के ऊपर नालियाँ बनाकर जब पानी को बाहर निकाल देते हैं। इसमें लिखा है कि इस विधि में खर्च कम करना पड़ता है, क्योंकि भाई भूमि की सतह पर जब हम नालियाँ बनानी होती हैं तो इतना खर्च कुछ आता नहीं है। ईजी वे में हम नालियाँ बना सकते हैं, क्योंकि इस विधि में भूमि की सतह पर खुली नालियाँ बनाकर अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, दो नालियाँ आपको दिख रही है, एक आपका स्थायी है और एक आपका अस्थायी है। स्थायी नालियाँ बनानी जाती है जिसे परमानेंट होती हैं, जिसमें आपके सीमेंट पत्थर वगैरह के यूज किए जाते हैं, ठीक है। और खेत के एक बीच में नाली बना दी जाती है। जब भी खेत की सरफेस के ऊपर पानी भरेगा, उस कंडीशंस में पानी जब इकट्ठा होने लगेगा तो इस नाली में आ जाएगा और नाली से बाहर चला जाएगा, ठीक है।
उसमें आपका ड्रेनेज नहीं होगा। और एक आपकी ऐसा ही मेथड्स है जिसमें खेत के बीच में एक नाली बना दी जाती है, जब पानी भरता है तो इस नाली में पानी भर जाता है और पानी बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये था आपका सब सरफेस ड्रेनेज। अब हम बात करते हैं सब सरफेस ड्रेनेज के बारे में, जिसे हिंदी में अधो पृष्ठीय जल निकास के नाम से जाना जाता है। सो इस विधि में खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने आपको जब सब सरफेस बताया तो सब सरफेस का मतलब होता है कि ज़मीन की सतह के अंदर। ये अधोसतही का मतलब क्या होता है भाई, भूमि के नीचे जो भी हम मेथड करते हैं वो अधोसतही कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें सब सरफेस का मतलब होता है कि खेत की सतह के नीचे कुछ हम ऐसी नालियाँ बना देते हैं जिसकी वजह से हम पानी को बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे टाइल्स लगा देते हैं, ठीक है, मोल हल वगैरह, ऐसे इन माध्यमों से कुछ ऐसे मेथड्स बना देते हैं जिससे हम सब सरफेस कर सकते हैं। छिद्रित पाइप लगा देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिख रहा होगा कि हम सब सरफेस ड्रेनेज कैसे कर सकते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे कुछ पाइप लगा दिए जाते हैं जिनकी वजह से पानी होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। ये आपका एक मेथड से साइंटिफिक डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं किस हिसाब से सब सरफेस आपका किया जाता है। सो आई होप इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। सो अगले पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जो भी आपकी रिवर्स हैं या नदियाँ हैं उनके किनारे पे जो एक प्रॉब्लम होती है जिन्हें हम सेम प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम के नाम से जाने जाते हैं। सो सेम प्रॉब्लम होता क्या है कि जब जितनी भी जो आपकी नदियाँ होती हैं उनके किनारों पर जो भूमि दलदली बन जाती है और जल का रिसाव हो जाता है, जल के रिसाव के कारण आपकी ज़मीन दलदली बननी शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में ज़मीन से CH4 गैस निकलने लगती है, ठीक है। आप खुद समझते हैं कि दलदली भूमि से खेत से CH4 गैस निकलती है, तो उसका जो निदान हमें जब करना होता है तो उनके लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में मैं बात करूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले में IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत में जितने भी जो पास वाले क्षेत्र हैं उनमें जल रिसाव जो होता है नहरों के द्वारा, उन्हें हम सेम समस्या या सेम प्रॉब्लम के नाम से जाने जाते हैं। और सेम प्रॉब्लम से जब हम छुटकारा जब हमें पाना होता है तो उस समय हमें उस जिप्सम का प्रयोग करना होता है, जिससे काफ़ी हद तक इस समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक याद रखना कि आपको ड्रेनेज कोफिशिएंट देंगे, देखो इतना अब डीप में नहीं जाना है, ठीक है। जब भी आप बेस्तर में पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ड्रेनेज कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, यानी कि जल निकास के लिए गुणांक कौन कौन से होते हैं। ध्यान रखना कि 1 हेक्टर में जितना भी जो भूमि से आप पानी बाहर निकालते हो जलमग्न भूमि से, उसे ही हम ड्रेनेज कोफिशिएंट कहते हैं या जल निकास गुणांक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ड्रेनेज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछने के पूरे चांस है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि एक आपके पास में होता है क्यूसेक और एक होता है क्यूमेक। तो क्यूसेक में जब आपका जो पानी भरा होता है प्रति घन मीटर के हिसाब से, यानी कि मीटर क्यूब के हिसाब से, वो होता है 28.32 लीटर प्रति सेकंड, यानी पर सेकंड के हिसाब से 28.32 लीटर पानी भरा होता है, ठीक है। ये मीटर क्यूब में मैं बात कर रहा हूँ। और एक आपका आता है एक क्यूमेक में 1000 लीटर प्रति सेकंड पानी भरा होता है। बहुत कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है, क्यूमेक और क्यूसेक को अच्छे से पढ़ना। क्यूमेक में 1000 लीटर प्रति सेकंड पानी होता है और क्यूमेक में 28.32 लीटर प्रति सेकंड पानी प्रति घन मीटर के हिसाब से होता है, ठीक है। एक मीटर आता है। टेंशियोमीटर का प्रयोग मृदा की नमी के मापन हेतु करते हैं। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्वेश्चन सीधा पूछेगा मृदा नमी का मापन करने के लिए किस मीटर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपको याद रखना कि टेंशियोमीटर का प्रयोग मृदा नमी में करते हैं, जिसका दूसरा नाम ईरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ एक पॉइंट ऐड नहीं किया है जो मेरे को अब याद आ गया, तो आप लिख लेना कि पत्तियों का जब हम भाई सिंचाई करते हैं उस टाइम पत्तियों का जो सिंचाई निर्धारण करते हैं पत्तियों के माध्यम से, उसे इंफ्रारेड मीटर होता है, इंफ्रारेड मीटर करके एक यंत्र होता है, उनके माध्यम से जब पत्तियों में जब पानी की मात्रा का निर्धारण करते हैं वो इंफ्रारेड के माध्यम से करते हैं। तो ये नोट डाउन आप कर लेना, ठीक है। एक याद रखना कि टेंशियोमीटर से मृदा की नमी ज्ञात करते हैं, लेकिन
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, और ये स्टेटमेंट बेस का क्वेश्चंस बन सकता है कि जैसे जैसे मृदा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी की मात्रा बढ़ती है तो मृदा का जो सरफेस टेंशन जिसे हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं वो कम होता जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप मृदा में जब मतलब नमी की मात्रा बढ़ेगी तो उस टाइम पृष्ठ तनाव है वो आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो टेंसियोमीटर कैसे होते हैं ये आपको मीटर दिखाई दे रहे हैं। सीधा सीधा इनको ज़मीन के अंदर जिस मृदा का नमी आपको ज्ञात करना होता है उसमें नीचे से ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो जैसे ही आप ज़मीन के अंदर इनको रखोगे तो आपका यहाँ एक मीटर दे रखा है और मीटर में जो अलग अलग माप दे रखा है, जितनी भी जो आपकी मृदा में नमी होगी 40, 45, 50 वो इस मीटर में जितनी भी जो मृदा में होगी उपलब्ध वो यहाँ आपको दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका टेंसियोमीटर। ठीक है, एक इंफ्रारेड मीटर का थोड़ा याद रख लेना जो मैंने अभी आपको बताया है। एक आता है आपका पार्शियल फ्लूम का क्या करते हैं, पार्शियल फ्लूम में मृदा की जल धारा को नापने में प्रयोग करते हैं। मृदा जल धारा या सिंचाई जल धारा के मापन में प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा आगे जाने पर आपको डीप में पढ़ना पड़ता है। ये आपका पार्शियल फ्लूम का फोटो दे रखा है, इनमें आप अच्छे से देख सकते हैं। सो इरिगेशंस के जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ICAR BHU, ठीक है, जो भी कंपाउंड मतलब जो जिनका कंबाइंड एग्ज़ाम हो गया CUET और राजस्थान लेवल का JAT, UP टेट, MPPAT, ठीक है, CGPAT, जितने भी जहाँ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपका मेरे हिसाब से इरिगेशन से इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, सो आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। अब हम टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सॉल्यूशंस के साथ में बात करने वाले हैं। जिस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो वो बता देना, मैं आपको कवर करवा दूंगा। लेकिन एग्ज़ाम के लिए कम टाइम बचा है तो आप भी थोड़ा अपना पढ़ने का टाइम है वो उस हिसाब से यूटिलाइज़ करें, सही से यूटिलाइज़ करना सीखें। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, ठीक है, नए जोश के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और टाइम टू टाइम पढ़ते रहे। थैंक यू वेरी मच।